ऑल राइट स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये हमारे टारगेट गुरुकुल का लेक्चर जो फिनेंशियल अकाउंटिंग जितने भी स्टूडेंट्स एलयू यूनिवर्सिटी से बीबीए और बीकॉम कर रहे हैं उनके लिए होने वाला है। इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर के थ्रू आप ये समझेंगे कि हमारे फिनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें आती हैं फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत और आपको इसकी पढ़ाई कैसे करनी है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बात आपको बता दूं कि आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जितने सिलेबस होते हैं जो आपको आपकी यूनिवर्सिटी रिकमेंड की होती है, दी होती है, उसी में से सारे एग्जाम से सारी चीज़ें आती हैं और होपफुली मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको आपके बीबीए या फिर बीकॉम का फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो दिस इज़ अ न्यू फेस फॉर यू, क्योंकि अभी तक मैं केवल बीकॉम पे फोकस रखती थी और शायद लखनऊ वाले बच्चे मुझे आज पहली बार देख रहे होंगे बिकॉज मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी से ज़्यादा कंसर्न रखती थी। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर्स में मेरे अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं जिन सब्जेक्ट्स की मैं फैकल्टी हूँ। So I am Sakshi and I'll be teaching you all BBA BCom related financial accounting. So good morning, good afternoon, good evening, good night. जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं, this is your educator Sakshi and we are going to start with financial accounting, the chronicles, the syllabus, जितनी चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं आपके एग्जाम में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी कुछ रहने वाले हैं वो आज आपके सामने मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सो बने रहिएगा हमारे वीडियो में अंत तक और जितनी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट्स में पोस्ट कर दीजिएगा। हमारी टीम जल्द से जल्द आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेगी। ऑल राइट, सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जब हम बात करते हैं, जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो काफी हद तक हम जानते भी हैं और कुछ चीजें हैं जो हम पहली बार देख रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बात किसके बारे में करता है? देखिए, एक सिंपल सी जैसे जनरली मैं अपने पहले लेक्चर में नोट बनवाती नहीं हूँ, मगर जरूरी है ये कि मेरा पहला लेक्चर आपको समझ में आए, इसलिए एक नोट से शुरुआत करते हैं। हम जब भी हम क्रियाओं की बात करते हैं, क्रियाओं यानी कि एक्टिविटीज की बात करते हैं, और अगर आप लोग मेरे साथ लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हैं तो अब मैं क्या ही कह सकती हूँ उसमें। तो एक्टिविटीज की जब हम बात करते हैं, एक्टिविटीज हमारे पास दो हिस्सों में विभाजित हो जाती हैं, मतलब डिवाइड हो जाती हैं। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिनका उपयोग, जिनका यूज पैसे कमाने में किया जाता है। ऐसी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, ऐसे जितने भी काम होते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य पैसे कमाना होता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं। और जो चीजें हम अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के क्राइटेरिया में आती हैं, क्षेत्र में आती हैं। और इसका जरूरी नहीं है कि एक्टिविटी दो अलग प्रकार की हो। एक बड़ा ही क्लासिक एग्जाम्पल लिया जाता है इसका, और मैंने भी शायद जितनी दफा ये पढ़ाया है उतनी दफा मैंने यही एग्जाम्पल लिया है कि एक महिला यदि अपने घर पे अपने परिवार के लिए खाना बनाती है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। वही महिला एक रेस्टोरेंट में एक शेफ भी है, एक बहुत बड़े होटल में शेफ है, वहां पे भी वो खाना ही बनवा रही है, मगर वो उसके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यानी क्रिया का अलग होना जरूरी नहीं है, क्रिया की प्रकृति क्या है ये मैटर करता है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ये किसी भी व्यक्ति के साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए होती है, जिसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। और मुख्य रूप से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात बस यहीं तक होती है। इसके अलावा हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, कैसे काम करता है, उसके बारे में कंसर्न होते भी नहीं है। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का जब हम बात करते हैं तो ये फर्दर तीन हिस्सों में विभाजित हो जाता है। सबसे पहला होता है बिजनेस, उसके बाद होता है प्रोफेशन, और तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार। और इनमें से भी जिसकी पढ़ाई हमको करनी है वो है बिजनेस। थोड़ा थोड़ा तीनों के बारे में बात कर लेते हैं कि बिजनेस प्रोफेशन से कैसे अलग है और एम्प्लॉयमेंट से कैसे अलग है। तो बिजनेस यानी कि व्यापार, जब किसी वस्तु का, किसी सेवा का आदान प्रदान, यानी कि एक्सचेंजिंग, सेल और ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसका एक मोटिव है, एक अस्तित्व है, और वो अस्तित्व होता है मुनाफा। द प्रॉफिट इज द मोटिव ऑफ द बिजनेस। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में उन्हीं ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, इसी ट्रांजैक्शंस यानी कि इसी लेन देन की बात करते हैं, तो वो हमारे लिए बिजनेस कहलाता है।
प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट को बस ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी मैं, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारियां। प्रोफेशन या कोई प्रोफेशनल व्यक्ति, प्रोफेशन या फिर कोई प्रोफेशनल व्यक्ति वो होता है जो अपनी चीजों को, अपने काम को किसी एक एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रमाणिकता लेने पर ही कर सके। यानी कि अगर हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करते हैं तो वो सीए कब कहलाता है? जब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से उसको सीए होने की मेंबरशिप का सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है। एक व्यक्ति कंपनी सेक्रेटरी कब कहलाता है? जब इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के द्वारा उसको सीएस होने की सर्टिफिकेट की प्राप्ति होती है। ये होता है जहां पे जनरली एक बॉडी होती है, एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशनल बॉडी होती है जो उस व्यक्ति को कितने एग्जाम्स लेने हैं, कितने चरण पास करने हैं और जितने चरण पास करने हैं किस प्रकार से वो उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं या कमा सकती है, जो भी है उस सर्टिफिकेट के थ्रू ही पता चलता है। और आप जीवन काल तक वो मेंबर ही बन के रहते हैं यदि आप उनके द्वारा दिए गए किसी कोड ऑफ कॉन्डक्ट यानी कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है, तो उनके द्वारा दिए गए किसी भी कोड ऑफ कॉन्डक्ट को यदि आप तोड़ते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, तब इस दशा में उस इंस्टीट्यूशन के पास, मतलब अगर आप सीए हैं तो आईसीआई के पास पूरा अधिकार है कि वो आपके सर्टिफिकेट को जब्त कर ले। और यदि आपका सर्टिफिकेट फॉरफीट हो जाता है या कैंसिल हो जाता है, उस प्रभाव से फिर आप सीए नहीं रहते हैं। यूं कहूं कि सीए की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आप उसको उसको पूर्ण नहीं कर सकते, आप सीए के योग्य नहीं रह जाते। तीसरी और अंतिम चीज है एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार। जब कोई व्यक्ति अपने अधीन किसी व्यक्ति को अपने दिए गए काम को करवाता है और उसके अवज में सैलरी या तनख्वाह देता है तो उसी को हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अकाउंट समझने से पहले इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के जो डाइवर्जन्स होते हैं उनको समझना काफी जरूरी था। मुझे उम्मीद है आपको अभी तक ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। और जो एग्जाम्पल था मेरे पास, अकाउंट क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको अब समझा दिया है कि बिजनेस क्या होता है, इस वजह से अब मैं आ सकती हूँ अकाउंट पढ़ाने में, क्योंकि अकाउंट बिजनेस से रिलेटेड होता है। क्योंकि बिजनेस में होते हैं ट्रांजैक्शंस और ट्रांजैक्शंस यानी कि लेन देन। और ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ये दो तरह के अकाउंट, हमेशा दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। जर्नल एंट्रीज पे जब मैं आऊंगी तो आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से दो अकाउंट इम्पैक्ट होते हैं। फिलहाल ये आपके सामने जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा दी गई है, सर उसका जिक्र कर लें हम। देखिएगा, an account is a record of all the money that a business or person receives or spent। हिंदी में हिसाब कहा जाता है। एक कॉमन मैन लैंग्वेज में जो अकाउंट हमने आज तक समझा होगा या जो अकाउंट आपने आज तक समझा होगा वो काफी हद तक बैंक अकाउंट के बारे में हमने समझा होगा कि भाई बैंक में ट्रांजैक्शंस करते हैं, बैंक में सेविंग्स अकाउंट होते हैं, बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट होते हैं। यहाँ पे हम उन अकाउंट की बात ही नहीं कर, यहाँ पे हम बिजनेस के जो लेन देन है, बिजनेस के जो खाते हैं, हम उनकी बात करें, उनका जिक्र करें तो अकाउंट। दूसरी चीज जब इसमें आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ एक और चीज छोटी सी, आई होप ये आपने बना लिया होगा, यहाँ पे अकाउंट गिविंग अ रीजन और एक्सप्लेनेशन फॉर डूइंग समथिंग। अब यहाँ पे शायद इसकी इतनी जरूरत थी नहीं, मगर है तो समझ लेते हैं। जैसे अकाउंटेबिलिटी एक शब्द होता है। अब अकाउंटेबिलिटी बोलने का क्या मतलब है? अकाउंटेबिलिटी बोलने का मतलब है जिम्मेदारी, जवाबदेही। जैसे अगर आपके घर वालों ने आपको 10,000 दिए, 20,000 दिए और आपका बर्थडे था या जो भी आपने उनसे मांगा, वो पैसे आपने कैसे खर्च किया, आपके माँ बाप के पास पूरा अधिकार है कि आपसे पूछ सकते हैं और आपको बताना पड़ेगा। तो ये अकाउंटेबिलिटी कहलाती है, ये बात जवाबदेही कहलाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? अकाउंट। यहाँ पे जो अकाउंट लिया, दैट यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट। शायद इतनी डिटेल डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं थी, मगर क्योंकि है तो समझा दिया। इंपॉर्टेंस और वैल्यू ऑफ समथिंग, अ मैटर ऑफ नो अकाउंट। अकाउंट का यहाँ पे भी मतलब है किसी की इंपॉर्टेंस, यू शुड बी अकाउंटेबल फॉर दैट, यू शुड हैव अकाउंट फॉर दैट। यानी उस चीज के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज आपको नहीं भी समझ में आई है तो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं इसमें। और आगे बढ़ने से पहले जितने लोग नहीं जानते हैं, हम टारगेट गुरुकुल में टारगेट सेमेस्टर में आपकी तैयारी भी करवाते हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए, सारथी बैच के लिए। और ये बीबीए का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लेक्चर तो काफी ज्यादा डिमांडेड था,
और शेड्यूल्स हो रहे थे, मगर क्योंकि अभी जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे मैं डीडीयू भी संभालती हूँ, तो कुछ हद तक जब मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो फिर मैं इस स्थिति में आ पाई कि आपकी ये पहली इंट्रोडक्टरी लेक्चर को शूट कर सकूं। फिलहाल हम बात करते हैं हमारे टारगेट सेमेस्टर पे जो सारथी बैच चलता है आप लोगों के लिए। स्टूडेंट्स, बहुत ही किफ़ायती रकम है, बहुत ही कम दाम में आपको एक एक्सपर्ट फैकल्टी, एक पूरा पैंथियन मिलता है फैकल्टीज का, जिसमें मैं, साक्षी, सिमरन मैम, इनको शायद आप जानते होंगे, आई थिंक डेफिनेटली आप जानते होंगे, क्योंकि ये लगातार निरंतर लगी रहती हैं। ये लगातार एलयू के लिए काफ़ी सीरियस है, ये एलयू के बच्चों को सबसे ज़्यादा क्लासेस ये लेती हैं और काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं, और साथ ही साथ में एक अमृतसर भी है। ये जो बैच होने वाला है ये आपके एक्सपर्ट्स की टीम होने वाली है, हम सब आपके एक्सपर्ट्स रहने वाले हैं। आपको 24/7 मेंटरशिप, डीपीपीज, पीवाईक्यू, क्वेश्चन सॉल्विंग, साथ ही साथ बच्चे अपने सॉल्यूशंस भी भेजते हैं। जो हम होमवर्क में क्वेश्चंस देते हैं तो बच्चे उसके सॉल्यूशंस भी भेजते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। इन फैकल्टीज के द्वारा आपको जो ट्रेनिंग दी जाएगी, मतलब आपको जो एजुकेशन दी जाएगी, 110% सवाल उसी में से रहने वाले हैं। साथ ही साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो मैं पर्सनली अपने बैचेस में करती हूँ कि एक यूनिट को खत्म करने के बाद उस यूनिट का पीवाईक्यू, उस यूनिट से पिछले साल में कितने सवाल आए हैं और क्या क्या आ सकते हैं, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास होती है, क्योंकि उसके थ्रू आपका रिविजन भी हो जाता है और एग्जाम में आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं फील होता है। सो दिस इज अ वेरी आउटरेजियसली एडवांटेजेस बैच फॉर यू ऑल, जिससे आप केवल 600 में एक बहुत ही परफेक्ट, सिंक्रोनाइज्ड और सिस्टमैटिक क्लासेस कर सकते हैं। जितनी चीजें हैं एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं। हाँ, अगर हमें लगता है कि एग्जाम में और भी चीजें आ सकती हैं तो वो एक्स्ट्रा क्लासेस हम लेते हैं, मगर एग्जाम से पहले आपकी बैच को खत्म कर देते हैं। एंड आई थिंक दैट्स ऑल। तो प्लीज जाइए अपने फोन पर टारगेट गुरुकुल का ऐप प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करिए और इस बैच को खरीदे और जुड़िए हमारे साथ लाइव सेशंस में। हर अल्टरनेटिव डेज पे जो भी टाइम टेबल आपको डिस्प्ले हो जाएगा, टाइम टेबल की नोटिस चली जाती है। सो मी एंड माई टीम एंड ऑल ऑफ अस विल वेट फॉर यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहने का बस ये तात्पर्य है कि क्योंकि बिजनेस में क्या होता है, आइए जरा इसका बात करते हैं। भाई, बिजनेस में होते हैं ट्रांजैक्शंस। बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में होता है ट्रांजैक्शंस। कितनी चीजें आई, कितनी चीजें गई। इन ट्रांजैक्शंस में क्या होता है? इन ट्रांजैक्शंस में 3 चीजें होती हैं: सेल, एक्सचेंज एंड ट्रांसफर। और ये जो सेल, एक्सचेंज और ट्रांसफर, इसका कुल मिला के क्रक्स क्या है, मतलब व्हाट डज इट लीड्स टू? परिणाम क्या है इसका? परिणाम इसका प्रॉफिट है। जब तक किसी चीज का प्रॉपर अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाएगा तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि बिजनेस ने प्रॉफिट कितना कमाया या बिजनेस को प्रॉफिट कितना हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि ये जो प्रॉफिट है ना, इस प्रॉफिट के फिगर को ही जानने के लिए जरूरी है कि हम ट्रांजैक्शंस के अकाउंट को मेंटेन करें, और इस प्रॉफिट के थ्रू हम जान पाते हैं कि क्या हम बिजनेस अच्छे से कर रहे हैं या हमें अभी भी और मेहनत करनी है, क्या बिजनेस बंद कर देना चाहिए। अकाउंट्स की इंपॉर्टेंस जानने के लिए आपको अकाउंटिंग साइकिल को समझना होता है। अब अकाउंटिंग साइकिल अगर मैं यहाँ अभी पहले लेक्चर में समझा सकती हूँ या नहीं, ये मैं आगे की पीडीएफ के थ्रू डिसाइड करूंगी, बिकॉज अगर मैं अकाउंटिंग साइकिल पे आ गई तो शायद आपकी दुनिया हिल जाएगी। अगर आपने कभी भी इससे पहले कॉमर्स नहीं पढ़ा है तो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें अलग प्रकार के अकाउंट्स हैं जिनकी बात करनी पड़ेगी। फिलहाल आगे की पीडीएफ में देखते हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो आज ही देखेंगे। डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट AICPA के द्वारा एक डेफिनेशन दी गई थी 1941 में, जिसके तहत उन्होंने कहा था, लेखांकन एक महत्वपूर्ण तरीके से और धन लेन देन और घटनाओं के संदर्भ में रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण और सारांशित करने की कला है, जो कम से कम आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति होते ही परिणाम की व्याख्या करते हैं। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आपको पढ़ाने वाला मेंटोर एक्सपर्ट है तो वो कुछ तो कह सकता है। क्या कहेगा वो ये कहेगा कि देखिए भाई, ये जो लाइन है ना आपकी, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये पूरी की पूरी लाइन, इस पूरी एक लाइन से आपके लिए 2 से 3 सवाल आ सकते हैं। सबसे पहली चीज कि AICPA का फुल फॉर्म
दूसरा की डेफिनेशन किस सन में दी गई थी, और तीसरा की डेफिनेशन है क्या। तो डेफिनेशन कहती है कि अकाउंटिंग या लेखांकन में रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना। रिकॉर्ड करना मतलब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना मतलब वर्गीकरण करना, और समराइज करना मतलब सारांश में प्रेजेंट करना। ये क्या होता है, किसी भी फिनेंशियल प्रॉफिट के लेन देन को जब हम इस तरह से क्लासिफाई करते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है। उसके बाद 1966 में अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के द्वारा एक और डेफिनेशन दी गई। क्या डेफिनेशन थी वो, कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। जो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन है, जो वित्तीय इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना, उसको मेजर करना और फिर उसको कम्युनिकेट करना। ये सारी चीजें कम्युनिकेट करते हैं, किसको कम्युनिकेट करते हैं, हमारे पास इंटरेस्टेड पार्टी यूजर्स होते हैं। ये सारी चीजें हम किसके लिए कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम उन इंटरेस्टेड पार्टीज के लिए कर रहे होते हैं जो हमारे बिजनेस में किसी भी प्रकार का या तो निवेश रखते हैं, या तो शायद पैसे से निवेश नहीं रखते हैं मगर वो बिजनेस में दिलचस्पी रखते हैं। तो इस वजह से उसको हम करते हैं। शायद इसका भी बात कर ही लेना चाहिए। आइए देखिए मेरे साथ एक नई चीज भी हो सकती है, आप में से काफी लोगों को पता भी होगी। इंटरेस्टेड पार्टी यूजर, या यूं कहें इंटरेस्टेड पार्टी। यहाँ पे दो तरह की पार्टीज होती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। जो भी लोग व्यवसाय के बाहर के होते हैं मगर उनको ये जानने में रुचि होती है, जानने में इंटरेस्ट होता है कि बिजनेस क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये बिजनेस हमारे दिए गए पैसों का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। तो जनरली हम इसमें बात करते हैं कस्टमर्स की, सप्लायर्स की और गवर्नमेंट की। सरकार की इसलिए क्योंकि सरकार का मुख्य उद्देश्य आपसे टैक्स कलेक्ट करना है, और इस वजह से गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड रहती है ये जानने में कि आप किस प्रकार अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं और किस प्रकार आप अपने पैसों का उपयोग कर रहे हैं। इंटरनल पार्टीज तो काफी आसान है, हम जानते हैं वहां पे कंपनी की मैनेजमेंट होने वाली है। मैनेजमेंट जिसको मुख्य रूप से उस पैसे को लगाना है, पैसे को खर्च करना है। एम्प्लॉयज जिनको मुख्य रूप से उस पैसे का, उसी पैसे से सैलरी मिलती है। और अन्य ऐसे कोई भी व्यक्ति जो आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में काम करते हैं, संचालन का ध्यान रखते हैं। तो यही वो इंटरेस्टेड पार्टीज, यूजर हैं जिनको हमें अपना रिजल्ट कम्युनिकेट करना पड़ता है। और यही चीज यहाँ लिखी गई है, यही चीज यहाँ लिखी गई है कि जो यूजर्स होते हैं इस इंफॉर्मेशन के, उन यूजर्स तक इस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। और AICPA ने USA के वापस से यहाँ पे कहा, उन्होंने अकाउंटिंग की समय समय पर डेफिनेशंस दी हैं। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन 1941 वाली थी जो मैंने सबसे पहले कवर कराया, मगर यहाँ पे एक और डेफिनेशन दी गई है जिसमें कहा गया है कि सांख्यिकी जानकारी, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, यानी वो जानकारी जो संख्याओं में कन्वर्ट की जा सके, संख्याओं में बदली जा सके, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो मेनली इस क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को ही समझाना फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है। उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जिक्र कर ही लिया मैंने आपसे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कौन 3 से प्रकार हैं उनका भी जिक्र किया है मैंने आपसे। आगे बढ़ते हैं इसमें, और यहाँ पे ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिफरेंस है, और इसमें 3 चीजें आपको बताई गई हैं कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। एम आई राइट? यस। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में 3 तरह के शब्द होते हैं जिसमें अकाउंट विभाजित होता है। बुक कीपिंग यानी कि जैसे आप सब कॉलेज जाते होंगे, यूनिवर्सिटी जाते होंगे, आप जो रिकॉर्ड्स को मेंटेन, आपके जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं, लेक्चर्स ले रहे होते हैं, नोट्स दे रहे होते हैं, तो आप रफली कहीं नोट्स को लिख लेते हैं, दैट इज लाइक बुक कीपिंग। एंट्री को पहली बार कहीं रिकॉर्ड कर लेना, किसी किताब में लिख लेना, एक पॉकेट डायरी में लिख लेना, अपने फोन में उसको रिकॉर्ड कर लेना, वो बुक कीपिंग है। अकाउंटिंग का मतलब होता है आप घर गए, आप अपने ऑफिस गए, आप अपने CA को बोले आप खुद ही इतने सक्षम हैं, आपने उस एंट्री को रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया कि वो 3 अकाउंट होते हैं हमारे पास,
नॉमिनल, पर्सनल, रियल, वास्तविक, व्यक्तिगत और नाम मात्र। इन तीनों अकाउंट में से जो भी एंट्रियां हम करते हैं, हर खाता इन तीनों में से एक होता है। तो हमने उसमें उसकी वर्गीकरण की। समराइजेशन का मतलब होता है अब उसमें जर्नल, उसमें लेजर, किस प्रकार से एंट्रियों को रिकॉर्ड करना है, और अकाउंटेंसी के क्या प्रिंसिपल और क्या टेक्निक होने वाले हैं, मतलब क्या सिद्धांत और क्या टेक्निक होने वाले हैं। ये सारी चीजें, जिन सिद्धांतों के, जैसे गोल्डन रूल एक सिद्धांत है, अकाउंटेंसी के अलग अलग तरह के सिद्धांत हैं। तो जब उन सिद्धांतों के थ्रू हम रिकॉर्डिंग करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी। तो तीन चीजें यहाँ है, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, और यही फर्क है इन तीनों में। ये पूरा का पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस है आपके सामने। मतलब एक ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है, हम सामान बेचते हैं, हम सामान खरीदते हैं, पैसे या तो आएंगे, पैसे या तो जाएंगे, एंड देयर कैन नॉट बी एनी थर्ड थिंग। अगर आप कह रहे हो कि मैम उधार पे भी तो हो सकते हैं, तो ठीक है, उधार पे हमेशा के लिए तो नहीं रहेगा ना, या तो पैसे हमें देने पड़ेंगे या तो पैसे हम प्राप्त करेंगे। उसके बाद एंट्रियों को रिकॉर्ड करना, एंट्री को क्लासिफाई करना, अलग अलग वर्गीकरण करना। क्लासिफाइंग के बाद हमारी जो एंट्रियां होती हैं, ये जो शब्द नहीं दिख रहा है वो समराइजिंग है। समराइजिंग यानी कि उनको इस फॉर्म में लिखना, इस फॉर्म में प्रकट करना। जैसे यदि कोई व्यक्ति अकाउंटिंग के टेक्निक्स को नहीं जानता है, अकाउंटिंग के बेसिक्स को नहीं जानता है, तो भी उसको समझ में आए कि एंट्री किस बारे में बात कर रही है। और उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब है उसका पूर्ण रूप से निरीक्षण करने के बाद उसको सही भाषा में तब्दील करना और उसको समझाना। सो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। और समझाने के बाद जो यूजर्स, जिन यूजर्स का जिक्र किया मैंने आपसे, इंटरनल पार्टी यूजर्स और एक्सटर्नल पार्टी यूजर्स, उन लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना। तो ये पूर्ण रूप से आप देखें अगर, तो यही अकाउंटिंग की प्रक्रिया है, लेखांकन की प्रक्रिया है। और हम जितनी पढ़ाई करेंगे इस सब्जेक्ट में, इस प्रक्रिया में ही कहीं ना कहीं हम घूमते रहेंगे, क्योंकि इसी प्रक्रिया के तहत हम जितने तरह के अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं, चाहे वो जर्नल हुआ, चाहे वो लेजर हुआ, जो भी है, जितने भी तरह के अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं, इसी प्रक्रिया के तहत पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अकाउंटिंग में डेटा का इस्तेमाल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूजर्स, जो कि मैंने आपको बताया कि यूजर्स होते हैं, तो आप कैसे पहचान सकते हैं कोई व्यक्ति अकाउंटिंग का यूजर है या नहीं। या तो उस व्यक्ति ने इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, मतलब पैसे के रूप में कोई इन्वेस्टमेंट किया होता है, या फिर वो व्यक्ति जो है वो मालिक हो सकता है, मालिक की बीवी हो सकती है, मालिक के बच्चे हो सकते हैं, जिनका स्टेक होता है। एक होते हैं शेयर होल्डर्स, एक होते हैं स्टेक होल्डर्स। शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिनका पैसे में वित्तीय इंटरेस्ट होता है, पैसे में मॉनेटरी इंटरेस्ट होता है। और स्टेक होल्डर्स ऐसा कोई भी व्यक्ति, जैसे एम्प्लॉय ने पैसा लगाया नहीं है, मगर उसको सैलरी उसी संस्था से प्राप्त हो रही है, तो उसको जो सैलरी प्राप्त हो रही है वो अभी संस्था में अपनी सेवाएं दे रहा है, तो ये स्टेक होल्डर कहलाएंगे। इन्वेस्टमेंट है तो शेयर होल्डर, नॉन इन्वेस्टमेंट है तो स्टेक होल्डर। उसके अलावा अकाउंटिंग को, वैसे तो अकाउंटिंग के कई प्रकार हैं और कई तरह से, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हालांकि ये जितने भी प्रकार हैं, पर एक स्टैटिस्टिकल अकाउंटिंग होता है, कम्युनिकेटिव अकाउंटिंग होता है। हमारे भारत देश में अभी उन अकाउंटिंग का जिक्र भी नहीं किया जा रहा है। तीन मुख्य रूप से हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हमारे लिए जो हमारा सब्जेक्ट होने वाला है, जो हमारा विषय वस्तु होने वाला है, वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी वित्तीय लेखांकन। ये वित्तीय लेखांकन किसी भी संस्था में सामान के खरीदे या बेचे जाने पे होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग किसी भी सामान को मैन्युफैक्चर करने पे, किसी भी सामान के उत्पादन पे होता है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग या प्रबंधन लेखांकन, लेखांकन की केवल उन चुनिंदा जानकारियों के बारे में निरीक्षण करके निष्कर्ष निकालना, यानी एनालिसिस करके कॉन्सिक्वेंसेस ड्रॉ करना, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा किया जाता है। मैनेजमेंट पोस्ट पे जो लोग बैठते हैं, उनके लिए जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाती है। और यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन, भाई ये तो अब हम चैप्टर के डिटेल्स में जा रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। केवल एक लाइन से मैं आपको नहीं बोल सकती हूँ कि स्टूडेंट्स एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसके लिए पूरी चीजें समझनी पड़ेंगी कि बैलेंस शीट क्या होता है। बैलेंस शीट को समझने के लिए हमें ट्रायल बैलेंस समझना पड़ेगा, हमें प्रॉफिट लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट समझना पड़ेगा, उसको समझने के लिए हमें लेजर समझना पड़ेगा, लेजर को समझने के लिए जर्नल समझना पड़ेगा, और जर्नल समझने के लिए जर्नल एंट्री समझनी पड़ेगी। ये तो अभी काफी दूर है, दिल्ली बहुत दूर है। आगे बढ़ते हैं इसमें।
और जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी बात में आपसे कहा था कि अकाउंट की क्लासिफिकेशन होती है कि वो रियल है, वो नॉमिनल है, या वो पर्सनल है, या इन अकाउंट्स को आप देख रहे हैं ये वही है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। हर अकाउंट एक गोल्डन रूल से गवर्न होता है। जैसे रियल अकाउंट का है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और नॉमिनल, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन। जो एंट्रियां पास होती हैं जर्नल में वो इन्हीं गोल्डन अकाउंट, गोल्डन रूल के तहत होती हैं। इन गोल्डन रूल के बारे में बैच में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आज की मेरे साथ पहली क्लास, एक्चुअली लखनऊ यूनिवर्सिटी की ये पहली क्लास है, मैंने इससे पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ कोई इंट्रैक्शन नहीं किया, मगर मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई, आपको मेरे लेक्चर्स, मेरे कंसेप्ट समझ में आए जो मैंने अपने लेक्चर में आपको पढ़ाए। और मैं इंतज़ार करूंगी आपका मेरे बैच में, टारगेट सेमेस्टर के सारथी बैच में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फैकल्टी में, यानी कि साक्षी। एंड वहाँ सबसे अच्छी बात होती है कि हम लाइव इंट्रैक्शन करते हैं, मतलब आपके सवाल और मेरे जवाब 1 to 1। ऐसा लगता ही नहीं कि आप लखनऊ हैं और मैं यहाँ गोरखपुर में हूँ। तो विद दैट बीइंग सेड, अपना बहुत अच्छा ध्यान रखिए एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन, होपफुली इन द लाइव सेशन। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।